इंडिया में मैडम जितना पैसे को लेके डायलॉग है ना, इस ब्रह्मांड में इतना डायलॉग कोई नहीं मारता है। अरे मूर्ख, क्या करेगा पैसा कमा के? पैसा किसके काम आया है जो तेरे काम आएगा? मनी इज नॉट सपोज टू बी एवरीथिंग। पानी सब कुछ नहीं होता है, आग सब कुछ नहीं होता है, हवा सब कुछ नहीं होता है। ये जो हमने टैग कर दिया ना कि मनी इज नॉट एवरीथिंग, मनी कांट बाय हैप्पीनेस, ये एक नया चल रहा है। तो इट्स बेटर टू क्राई इनसाइड अ BMW rather than crying on एटलास साइकिल। कोई भी तुमको ये बात बोले मनी इज नॉट इम्पोर्टेंट, मनी कांट बाय यू हैप्पीनेस, ये सब बातें जो है ना ये तकियानुसी। बट आई टेल एवरीवन, डोंट बिकम अ फिलोसोफर बिफोर यू आर रिच। तो सबसे पहले ये बताइए साइकोलॉजी ऑफ मनी क्या है और लोगों में इतना पैसे का उतार चढ़ाव क्यों है? मुझे लगता है कि भारत में ना मनी को लेकर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि लोगों का डेफिनेशन ऑफ मनी अभी राइट नहीं। जिस तरीके से लोग पैसे को डिफाइन करते हैं ना, अगर उसके डेफिनेशन में थोड़ी बदलाव आ जाए ना, तो मुझे लगता है कि वो निर्माण करेगा फाइनेंशियल प्लानिंग का और उनके वेल्थ क्रिएशन का। जो थिंकिंग है उसे कैसे चेंज करी जाए। जो हमारे फादर या मदर हैं, उन्होंने शुरू से एक सेटअप यही रहा है कि भी पैसा उतना ही होना चाहिए जितना हम संभाल पाएँ और जितने में खुशियाँ बनी हैं, राइट। लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ कि किस तरीके से राइट डायरेक्शन में सोचा जाए ताकि हम मनी की आवक को बढ़ा सकें। सर सबसे पहले मैं एक स्टॉक मार्केट ट्रेडर हूँ और अमूमन लोग जो स्टॉक मार्केट में हैं वो लॉस में हैं, तो उनके लिए माइंडसेट को वो कैसे तैयार करें कि वो अपना इन्वेस्टमेंट की जर्नी या ट्रेडिंग की जर्नी में प्रॉफिट में आ सकें। दोस्तों, स्वागत है आपका आज एक नए एपिसोड ऑफ डीप टॉक्स में। क्योंकि दोस्तों यहाँ हम बात करते हैं पैसों की, क्योंकि पैसा है, तो खुशियाँ हैं, पैसा है सब कुछ है। और ये पैसा इतना इम्पॉर्टेंट है दोस्तों कि आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से पैसे को संभाल किया जाए और किस तरीके से पैसे को समझा जाए। दोस्तों पैसे की भी एक साइकोलॉजी होती है जिसे साइकोलॉजी ऑफ मनी कहते हैं। क्यों ऐसा होता है कि कुछ लोग बहुत अमीर होते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा यत्न प्रयत्न करने के पास भी बस इतनी ही जीविका कमा पाते हैं जितना उनका काम चल सके, और कुछ लोग तो बिल्कुल उससे भी कम कमा पाते हैं। तो दोस्तों क्या है साइकोलॉजी ऑफ मनी और हम लोग क्यों पैसे में इतना भेदभाव हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि पैसा आना चाह रहा है लेकिन हम अपनी सोच के कारण उसे रोक रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि पैसा है लेकिन हम उसे देख नहीं रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी अप्रोच गलत है, पैसा तो आना ही चाह रहा है? तो दोस्तों आज हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर धनंजय बांटिया, जो कि उड़ीसा से हमारे लिए ख़ास तौर से आए हैं, जिनसे आज हम समझेंगे पैसे की बारीकियों को। दोस्तों इन्होंने पिछले 1 साल में 400 से ज़्यादा वर्कशॉप्स की हैं, 309 दिन ये अपने घर से बाहर रहे हैं, उड़ीसा रहते हैं, लेकिन पैन इंडिया जितने भी बड़े-बड़े फंड हाउसेज़ हैं, फंड मैनेजर्स हैं, उनको ये ट्रेन करते हैं, पैसे की बारीकियों को समझाते हैं और आज इनसे हमें बहुत ज़्यादा मौका मिला है कुछ समझने का, तो मेरा तो फ़र्ज़ है कि आपके साथ मैं सब साझा करूं। तो स्वागत करते हैं डॉक्टर धनंजय का और समझते हैं क्या है पैसा। थैंक यू सो मच सर फॉर द इनविटेशन। काफ़ी अच्छा लग रहा है। आपको हमने स्क्रीन में देखा था और पहली बार लाइव मुलाकात हो रही थैंक है, यू तो जी, इट इज़ थैंक अ यू वेरी प्लेजर, मच। ऑलवेज अ प्लेजर सर। तो धनंजय जी इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं, तो सबसे पहले ये बताइए साइकोलॉजी ऑफ मनी क्या है और लोगों में इतना पैसे का उतार चढ़ाव क्यों है? सर मुझे लगता है कि जब मैं ट्रैवल करता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, आपने जो एक सवाल पूछा ना कि साइकोलॉजी मनी क्या होता है, मुझे लगता है कि भारत में ना मनी को लेके सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि लोगों का डेफिनेशन ऑफ मनी अभी राइट नहीं हुआ है। जिस तरीके से लोग पैसे को डिफाइन करते हैं ना, अगर उसके डेफिनेशन में थोड़ी बदलाव आ जाए ना, तो मुझे लगता है कि वो निर्माण करेगा फाइनेंशियल प्लानिंग का और उनके वेल्थ क्रिएशन का। अब सबसे बड़ा पंगा चालू होता है हमारे सुबह 7 बजे। आप सुबह 7 बजे टीवी खोलते हैं, सबसे पहले कान में प्रवचन जाता है, पैसा सब मोह माया त्याग दो। और जिस बंदे ने सबसे पहले ये सुन लिया 7 बजे कि पैसा त्याग देना है, उसको आप बात कर रहे हैं वेल्थ क्रिएशन की, पैसा बनाने की, तो देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट। और 10 बजे उसको ईएमआई देना है, रेंट देना है, फीस देना है। तो जो 7 की जो 10 की जर्नी होती है ना, वहाँ पर वो कन्फ्यूज़न का सिग्नल पहले चालू होता है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले ना एज़ अ इन्वेस्टर आपको डिफाइन करना है कि आपको लाइफ में रोल क्या प्ले करना है। और मुझे लगता है कि इन्वेस्टिंग, लाइफ और पैसा सब इंटरकनेक्टेड है। ये तीनों का कनेक्शन एक साथ जुड़ा हुआ है, और जो आदमी लाइफ से क्लियर नहीं है वो एक बेहतर निवेशक नहीं हो सकता है। जो बंदा इन्वेस्टिंग से क्लियर नहीं है वो लाइफ से क्लियर नहीं हो सकता। तो इट इज़ एवरीथिंग इंटरलिंक्ड। तो उसी पे हम जनरली हम बात करते हैं, लोगों को समझाते हैं, लोगों के। और इंडिया में मैडम जितना पैसे को लेके डायलॉग है ना, इस ब्रह्मांड में इतना डायलॉग कोई नहीं मारता है। धनंजय भाई पैसा तो हाथ का मेल है,
जो मेरे को बोलता है, मैं उसको बोलता हूँ मेरे मशीन में धो के जाइए। धनंजय भाई, पैसा सब कुछ नहीं होता है, मनी इज़ नॉट सपोज टू बी एवरीथिंग। पानी सब कुछ नहीं होता है, आग सब कुछ नहीं होता है, हवा सब कुछ नहीं होता है। ये जो हमने टैग कर दिया ना कि मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, मनी कांट बाय हैप्पीनेस, ये एक नया चल रहा है कि पैसे से हम खुशी खरीद नहीं सकते हैं। तो मैं कहता हूँ सर, बिना पैसे से भी खरीद नहीं सकते हैं ना। तो इट्स बेटर टू क्राई इनसाइड अ बीएमडब्ल्यू रेदर देन क्राइंग ऑन एटलास साइकिल। अगर आपको रोना है तो आप बीएमडब्ल्यू पे रोइए, एटलास साइकिल पे रोके क्या फ़ायदा है। तो ये जो साइकोलॉजिकली और ये जो फिलोसॉफिकली हमने जो थॉट बनाई है ना पैसे को लेके, यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ आ जाती है। अब एज अ इन्वेस्टर आपको डिफाइन करना है कि जिंदगी जी कौन सी रहे हैं आप, वेदर यू आर लिविंग अ सोशल लाइफ और अ स्पिरिचुअल लाइफ, एंड देयर इज अ डिस्कनेक्ट बिटवीन बोथ ऑफ दिस। अभी आपको लग रहा है कि संसार अच्छा नहीं है, सब मतलबी है, सब मोह माया है, तो आप दीक्षा ले लो, दैट्स अ गुड लाइफ, दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द वे ऑफ लाइफ। बट अगर आप प्रैक्टिकल जीवन जी रहे हैं जहाँ पर कि फैमिली है, परिवार है, माता है, पिता है, जिम्मेदारी है, वहाँ पर दैट स्टैट इज डिफरेंट। तो स्पिरिचुअल लाइफ का फाउंडेशन डिटैचमेंट होता है, सोशल लाइफ का फाउंडेशन अटैचमेंट होता है। इस दोनों को जो आदमी मिंगल कर देता है ना, सर वहाँ पर वो परेशान हो जाता है। एंड दैट इज़ वेयर द सर एट द एंड ऑफ द डे सर, मुझे ऐसा फील होता है, आई कैन बी रॉन्ग, क्योंकि मेरे को लगता है हर आदमी की एक पर्सपेक्टिव रखने की एक जगह होती है। मुझे लगता है कि अगर सोच गलत है ना सर, उससे वो चीज़ नहीं मिलेगा जो उम्मीद कर रहे हैं। हो सकता है कि आपने पैसा बना लिया, बट एवरी मनी हैज़ एन एक्सपेक्टेशन, और वो एक्सपेक्टेशन जो है ना उसमें कमी रह जाती है। लेकिन आज जो एक लिकर का काम कर रहा है, हाँ, पीपल वांट तभी वो कर रहा है करेक्ट, बेसिकली। एब्सोल्युटली। तो वो मनी कहाँ से गलत हो गया? वो तो अपना काम ही कर रहा है। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ मैडम, जब वो अपना काम कर रहा है ना, मैं कह रहा हूँ कि उसके काम के एंड रिजल्ट क्या है। आज हम एक पॉडकास्ट कर रहे हैं, आज सर ने इतने सारे वीडियोस डाले हैं। सर जब काम करते हैं, जो आदमी पॉडकास्ट सुनता है, उनके ज़िंदगी में एक पॉजिटिव बदलाव आता है। आप अलग अलग टॉपिक पे बात करते हैं, चाहे इन्वेस्टमेंट हो, फाइनेंशियल प्लानिंग हो। आज अगर शाम को ये पॉडकास्ट कोई देखे, वो जब घर पे जाए ना, तो घर पे उसके रात में एक वैल्यू एडिशन हो रहा है, या फिर घर पे उसके कुछ नेगेटिव चेंजेस आ रहा है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने तो स्पिरिचुअलिटी को ऑलरेडी मनी से कनेक्ट कर दिया यस, है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि स्पिरिचुअलिटी का रोल ये है कि द सोर्स ऑफ योर इनकम हैज़ टू बी वेल डिफाइंड। अगर वो डिफाइंड नहीं होगा ना मैडम, वहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है। जो लोग मुझे कहते हैं ना कि धनंजय भाई, अभी मैं एक इवेंट कर रहा था सर एक कम्युनिटी के लिए, तो वहाँ पर एक बंदा कहता है, धनंजय भाई मेरे पास जो घर पे कैश पड़ा उसका कैसे ठिकाने लगाना है। अब जो बंदा कह रहा है कि मेरे पास घर पे कैश पड़ा उसको कैसे ठिकाने लगाना है, टेक्निकली घर में कैश पड़ा होना इज एन अनअकाउंटेड इनकम। अगर कैश है मतलब उसकी अकाउंटिंग नहीं हो तभी तो कैश है ना, अदरवाइज इट हैव इन बैंक। फिर वो कह रहा है कि धनंजय भाई पैसा होने के बाद भी ना लाइफ में चिड़चिड़ापन लग रहा है। तो मैं कह रहा हूँ कि सर कॉन्फ्लिक्ट तो वहीं आ रहा है सर। तो आप मेरे को बोल रहे हो कि ठिकाने कैसे लगाना है, मैं कहता हूँ सर पैसे को ठिकाने नहीं लगाते, ठिकाना सिर्फ डेड बॉडी को लगाते हैं। तो जब आप पैसे के साथ ठिकाना वर्ड यूज़ कर रहे हैं ना, तो अगेन देयर इज अ कॉन्फ्लिक्टिंग व्यू। तो सर मुझे लगता है कि अगर स्पिरिचुअलिटी को अगर ऐड करना है आपको सोशल लाइफ में ना सर, पहले तो गेट योर सोर्स ऑफ इनकम राइट। अगर वो अच्छा हो गया ना सर, 90% सॉल्यूशन वहीं पर होगा। जो लोग डायलॉग देते हैं ना कि पैसे से मज़ा नहीं आ रहा है, मैंने बहुत लोगों को दुखी देखा। दुखी इसलिए देखा है कि मैडम कहीं न कहीं एंट्री इज़ रॉन्ग। इफ द एंट्री इज़ रॉन्ग, द रिजल्ट विल नॉट गिव यू दैट काइंड ऑफ इम्पैक्ट ऑल टुगेदर। तो वहाँ पर गैप आ जाती है। क्वेश्चन वही रह गया जो दीपक ने अभी किया था कि जो थिंकिंग है उसे कैसे चेंज करी जाए। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू कहती हूँ। जैसे जो हमारे फादर या मदर हैं, उन्होंने शुरू से एक सेटअप यही रहा है कि भई पैसा उतना ही होना चाहिए जितना हम सँभाल पाएँ और जितने में खुशियाँ बनी रहें, राइट? लेकिन जो तब उस टाइम उतनी एक्सपेक्टेशंस भी नहीं होती थी, उतने रिसोर्सेज़ भी नहीं होते थे। करेक्ट। लेकिन जो अब नेक्स्ट जनरेशन है, उनके हिसाब से तो पैसे के बिना कुछ हो ही नहीं सकता है। तो जो बीच वाला पोर्शन है, वो अटक गया। भई जैसे जो ट्रू, पेरेंट है वो ट्रू। अटक गए, तो वो अपनी सोच को कैसे बदले? क्योंकि जो नेक्स्ट जनरेशन है, दे आर रेडी टू टेक चांस, दे आर रेडी टू टेक लाइक रिस्क, बट जो पेरेंट है वो नहीं लेना चाहते। उन्हें लगता है कि बच्चों को तसल्ली होनी चाहिए कि जो है वो सही है। तो इस साइकोलॉजी और इस माइंडसेट को कैसे चेंज किया जाए? ये जो आप कह रहे हैं 100% राइट है मैडम, लेकिन जिस ज़माने में हमारे पेरेंट कहते थे ना कि जितने हो उतने में तसल्ली रखो, उस ज़माने में भी लोगों ने एक अलग लाइफ जिया है। अगर आप ग्वालियर जाके आए, वहाँ सिंधिया पैलेस आप देखेंगे ना, हाँ जी। द काइंड ऑफ लाइफ दे हैव लिव्ड बिफोर 150 ईयर्स, वो आज हमारी ड्रीम लाइफ है। तो एक बहुत अच्छी लाइन है, वो कहते हैं, उन्हें कामयाबी में सुकून मिला वो दौड़ते गए, हमें सुकून में कामयाबी मिली हम ठहर गए। तो वेल्थ बनाना है कि नहीं बनाना है, पैसा कमाना है कि नहीं कमाना है, कितनी ज़रूरत है, एक इंडिविजुअल थॉट प्रोसेस है। दिक्कत ये नहीं है कि हर आदमी को करोड़पति बनना है। कोई आदमी जो है ना महीने का 20,000 कमा के बहुत खुश है। ये एक इंडिविजुअल चॉइस, इसलिए कह रहा हूँ कि मनी जो है ना, इसको डिफाइन आप ऐसे करते हैं, ये आपकी इंडिविजुअल चॉइस है। तो जब अगर मेरे पापा का सैलरी 20,000 था, उस समय हम ज़्यादा खुश थे शायद। आज अगर मैं साल का 2 करोड़ कमाऊँ तो उतना मैं खुश नहीं हूँ। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट है ना, कि कितनी ज़रूरत है, समय के हिसाब से कितना चेंज हो रहा है, ये एक इंडिविजुअल कॉल, इसलिए हम कहते हैं सब्जेक्ट को पर्सनल फाइनेंस कहते हैं। पर्सनल फाइनेंस इसलिए कहते हैं कि उसके पीछे एक पर्सन है, जो मैडम आपके एस्पिरेशन हो, शायद मेरे एस्पिरेशन कुछ और हो।
आपको शायद वेकेशन न्यूज़ीलैंड में घूमने का मन करे और मेरा वेकेशन का क्या है कि अगर मैं अपने गाँव चले जाऊँ ना, वहाँ पर खेत में बैठा रहूँ आराम से तो वो मेरे को सुकून दे। तो एज़ अ इंडिविजुअल यू डिफाइन व्हाट इज़ योर डिसीजन। तो जो हम कहते हैं ना कि आज की जो यंग जनरेशन है, उन्होंने एक थॉट प्रोसेस इवॉल्व किया है कि आई वांट टू, इसको बोलते हैं योलो करके। आपने कंसेप्ट सुना होगा, यू यू ओनली ओनली लिव लिव वंस। वंस। और वहाँ पर दूसरी एक वो कोट करते हैं कि सर आई वांट टू रिटायर एट 40। अब कॉन्फ्लिक्शन वहाँ पर चल रहा है। एक तो वो कह रहे हैं कि यू लिव ओनली लिव वंस, और बोलते हैं ट्रीट एवरी डे एज इट इज़ योर लास्ट डे ऑफ लाइफ। अगर आपने ऐसे ट्रीट कर लिया कि आपका ज़िंदगी का आखिरी दिन है ना, दैट इज़ वेयर द नेगेटिविटी स्टार्ट्स। हम कहते हैं ट्रीट एवरी डे एज इट इज़ योर फर्स्ट डे ऑफ लाइफ, तब जाके आप पॉजिटिविटी स्टार्ट करेंगे। तो ये जो आप कह रहे हैं ना कि जनरेशनल माइंड शिफ्ट हो रहा है, कि जहाँ पर पेरेंट्स कह रहे हैं कि जितना है उसमें खुश रहो, एब्सोल्युटली राइट। ये तो थॉट प्रोसेस हो ही गई, और जितना है का डेफिनेशन आपको चेंज करना पड़ेगा। तो मेरे दादाजी के ज़माने में अगर उनके हिसाब से जितना था उतना खुश रहो, 500 रुपया था समोस। वहीं पर कोई और आदमी जी रहा था जो महीने के 5,000 कमा रहा था, तो वो भी अपने बच्चों को कह रहा था जितना रहो खुश रहो। तो जितना रहो खुश रहो ना, वो डिपेंड करता है कि आपकी करंट फाइनेंस सिचुएशन क्या है। आज जब मैंने अपनी जॉब चालू की तो 20,000 की सैलरी थी। आज अगर सपोज़ मैं महीने का 20 लाख कमा रहा हूँ, तो आज मैं जो 20 लाख कमा रहा हूँ, मैं अपने बच्चों को क्या कह रहा हूँ, अभी जो मिला है उसमें तो खुश रहो, मैं इतना जो दे रहा हूँ ना बहुत है। लेकिन अब जब मैं 2 करोड़ कमाऊँगा तो फिर और कुछ यूज़ करूँगा। तो यू कॉन्स्टेंटली अपग्रेड ओवर पीरियड ऑफ टाइम। तो जो माँ-बाप कंपेयर करते हैं ना कि 30 साल पहले, 40 साल पहले क्या लाइफ़ था और आज का लाइफ़ में ज़मीन-आसमान का फ़र्क हो गया है। आगे लोग, जिसको रोटी, कपड़ा, मकान मिल जाए ना बेसिक, उसको कहा जाता है धनी। अभी उसका ही डेफिनेशन चेंज हो गया है। रोटी हैज़ बिकम पिज़्ज़ा, कपड़े ब्रांडेड चाहिए और मकान के आगे हमें स्विमिंग पूल चाहिए। तो ये जो इवॉल्विंग वर्ल्ड के साथ ना, समय के हिसाब से अपने को जो परिवर्तन करना है ना, दैट इज़ द नीड ऑफ आवर। तो जो पेरेंट्स को ये समझना है कि आज का सिचुएशन और 20 साल का सिचुएशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इंडिया बदल गया है, सोच बदल गए हैं, रिश्ते बदल गए हैं, टेक्नोलॉजी बदल गए, और यही माइंडसेट बदलाव जो है ना, वो खाली मिसिंग है। अगर ये बदल जाए तो कहीं न कहीं वी आर इन अलाइनमेंट विद द चेंजिंग ट्रेंड्स। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है। लेकिन धनंजय, एक चीज़ आप समझिए कि आज की तारीख में जो मिडिल क्लास है वो बेचारा दबता जा रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन इतना है। मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको कि एक आदमी कमाता है घर में, 4 लोग हैं उसके, एक वाइफ और 2 बच्चे। पहले क्या था कि घर में एक फ़ोन होता था, तब भी एक ही आदमी कमाता था। लेकिन आज अगर एक आदमी की सैलरी 1 डेढ़ लाख है, 2 लाख भी है, तो हर दूसरे साल, तीसरे साल तो हमें एक आईफ़ोन चाहिए, जो कि अपने आप में 1.5 लाख का है, यानी कि ऑलमोस्ट 1 मंथ सैलरी ही इज़ स्पेंडिंग ऑन 1 आईफ़ोन। करेक्ट, और घर में 4 लोग हैं तो हर साल करेक्ट, एक का बदलना है। करेक्ट, तो यानी कि अपनी सैलरी का मैं 10 से 12% एनुअल सैलरी का तो करेक्ट, मैं फ़ोन में खर्च कर रहा हूँ। करेक्ट, फिर मुझे गाड़ी भी लेनी है, घर भी लेना है, तो मेरी ज़िंदगी ऑटोमैटिकली ईएमआई पे ही चल रही है। एब्सोल्युटली। अब पैसे की कमी हर वक़्त है, जी। क्योंकि खर्चा बहुत है। तो इस सिचुएशन में आदमी को क्या करना चाहिए कि कैसे वो अपनी वेल्थ को अट्रैक्ट करे, या क्या करे, या साइकोलॉजी को ठीक करे, करेक्ट, कैसे उसके पास पैसा आए? करेक्ट। सर, आपने जो पॉइंट कहा ना बहुत वैलिड है। लेकिन आप देखेंगे ना, सर टेक्निकली ये जो आपने बताया ना, चाहे वो आईफ़ोन हो, चाहे वो गाड़ी हो एंड ऑल दैट हो, उसका महँगाई से खर्चा नहीं बढ़ा है सर, उसका लाइफ़स्टाइल से खर्चा बढ़ गया है। चल द लाइफ़स्टाइल। लास्ट द लास्ट 10 इयर्स सबसे बड़ी चैलेंज जो आज के हमारे सामने है ना, वो लाइफ़स्टाइल के खर्चे हैं। अब लाइफ़स्टाइल के खर्चे अगर बढ़ गए ना सर, उसका एक ही तरीका सॉल्व करने का, अपने लाइफ़ स्किल को बढ़ाइए। सर, एज़ अ मिडिल क्लास जब मैं कहता हूँ कि मैं 1 लाख कमाता हूँ और मेरे बच्चे आईफ़ोन डिमांड कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। सर, अगर आप 1 लाख कमाते हैं तो इतना मैथमेटिक्स हर इन्वेस्टर जानता है कि मेरी इन जो मैथमेटिक्स कहते हैं इन्वेस्टिंग की, कि आप जो कमाते हैं उसका 1% बचाइए, उसके बाद खर्चा कीजिए। ये रूल है, ये यूनिवर्सल रूल है कि इनकम माइनस सेविंग इज़ एक्सपेंसेस। अगर आप 1 लाख कमा रहे हो और आपको लग रहा है कि मैं 1.5 लाख का एक एप्पल अफ़ोर्ड कर सकता हूँ, तो जनरली आप ईएमआई में लेंगे सर। अगर आप ईएमआई में ले रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, अपने फ्यूचर का जो कमाई है उसको आज बाँध दे रहे हैं। नहीं, अब जैसे मैं देखता हूँ, मेरे से कई यंग लोग भी मिलने आते हैं, सैलरी 40-50 हज़ार रुपए है, करेक्ट। लेकिन वो भी 1.5 लाख का, क्योंकि ईएमआई पे मिल रहा है। यस, एब्सोल्युटली। तो वही सर, वही तो वही वो कर रहे हैं अपने सर। दिखाने के लिए कि मेरे पास एब्स आईफ़ोन है, एब्सोल्युटली। तो वो उसके लिए एक एस्पिरेशनल बन गया है। वो एक्चुअली वही मैं कह रहा कि वो जो है ना, उसके लाइफ़स्टाइल के खर्चे बढ़ गए हैं सर। वो जो 1.5 लाख का मोबाइल ले रहा है, इस पे उसको दाल-चावल का दिक्कत नहीं आ रहा है, उसको दिक्कत आ रही है अपग्रेडेशन, सोसाइटी को दिखाना है। एक लेखक कहते हैं, वी ऑल आर अंडर स्ट्रेस टू प्रूव टू द वर्ल्ड दैट वी आर हैप्पी। आदमी आज इसलिए तनाव में है ताकि दुनिया को बता सके वो खुश है। और वो इसलिए खुश क्यों है? कारण क्या है कि उसमें एक सेकंड पार्ट है, हम उन चीज़ों पे पैसा खर्च करते हैं जिसकी हमको ज़रूरत नहीं है, उनको इम्प्रेस करने के लिए जो हमें पसंद नहीं करता है। आज ऑफ़िस में 2 कलीग है, शर्मा, वर्मा। शर्मा बुलेट ले रहा है तो वर्मा बुलेट ले रहा है। शर्मा को ज़रूरत नहीं है।
शर्मा एप्पल का ले रहा है तो वर्मा ले रहा है। सर जब लोग कम्पीट करके खर्चा करेंगे ना सर, वहाँ पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात नहीं आएगी, दैट विल बी ऑलवेज फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट। तो एक बहुत सिंपल बेसिक जो हमारे बुजुर्गों ने कहा ना कि बेटा जितना चादर उतनी पैर फैलाओ। तो आज का यूथ क्या कह रहा है कि पापा सोऊंगा तो मैं आराम से पड़ोसी की चादर ले आऊँगा, और ये पड़ोसी का चादर ईएमआई है। आज जो आप में कह रहे हैं ना कि ले कैसे रहा है, अगर 50,000 की पगार है और 1.5 लाख का मोबाइल ले रहा है तो ले कैसे रहेगा, ईएमआई से लेगा सर। तो उसने क्या किया, जितनी चादर थी उसके बाहर में पैर फैला लिए, और वो जो उसको ठंड लग रही तो पड़ोसी की चादर ले आ रहा है सर। सो एंड दैट इज वेयर दे गेट इनटू डेट ट्रैप, जो हम बोलते हैं ना कि डेट ट्रैप में आ गया, फिर उसको फाइनेंशियल टर्मोइल है, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, एंजाइटी है। क्यों आ रहा है सर? बिकॉज सर उनकी मैथमेटिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग ही गलत है सर। तो अब इसको जब तक वो नहीं समझेंगे, मतलब बोलते हैं ना कि सर देयर आर सर्टेन थिंग्स यू लर्न हार्ड वे एंड देयर आर सर्टेन थिंग्स यू लर्न सॉफ्ट वे। ये जो फाइनेंशियल लेसन है ना, जनरली लोग हार्ड वे में सीखते हैं। अभी सर क्रेडिट कार्ड का कल्चर आपको पता है सर। नियम कहता है कि क्रेडिट कार्ड उसी को यूज़ करना चाहिए जिसको क्रेडिट की ज़रूरत नहीं है। सर अगर आपके पास 5 लाख अकाउंट में है ना, तब आप 5 लाख वाली लिमिट का क्रेडिट कार्ड लीजिए, सो दैट यू हैव अ बैकिंग अप ऑफ दिस, सो दैट यू कैन गेट 40% इंटरेस्ट, जो आपका जो 40 दिन का इंटरेस्ट फ्री हो जाए। जिसको क्रेडिट की ज़रूरत है वो क्रेडिट कार्ड लेगा ना सर, वो फंस जाता है ट्रैप में सर। तो एज अ इन्वेस्टर सर, आज के डेट में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है पता है? इस मार्केटिंग गिमिक से अपने आप को दूर करना। मैडम आप किसी को भी उठा लीजिए मार्केट में, पिछले 10 साल का जो उसका खर्चा बढ़ा है ना, उसके मैक्सिमम कारण उसके लाइफस्टाइल है। और उसमें वो भी हेल्पलेस है, क्योंकि जैसे फ़ोन की ही बात है, करेक्ट, पहले हमारे घर में एक लैंडलाइन होता था और सब उसको मैनेज करेक्ट, करते थे, बट अभी जितने मेंबर्स हैं करेक्ट, उनके पास फ़ोन है, हाई एंड फ़ोन्स हैं एब्सोल्युटली, विद रिचार्जेस एवरी मंथ, सो ऑटोमैटिकली एक्सपेंसेस तो इंक्रीज़ हुए एब्सोल्यूट हैं। मैडम वो हेल्पलेस नहीं है, वो डिसीजनलेस है। हेल्पलेस जब वो इंसान होता है ना, जब उसके पास डिसीजन मेकिंग की पावर नहीं होती है। अगर मैं 1 लाख कमा रहा हूँ और मुझे लगता है कि मेरे पास इतने ईएमआई बनने के बाद कुछ पैसा बचेगा, टर्मोइल में है, तो मेरी डिसीजन की कमी है ना मैडम। इसमें हम किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते, ये इंडिविजुअल डिसिप्लिन है। अगर धनंजय 1 लाख रुपए कमा रहा है तो उसको पता है ना कि 1 लाख में पूरे एंटायर स्ट्रक्चरिंग होगी, उसको फ्यूचर की भी करनी है। एक एक होता है नीड, एक होता है वांट। इस नीड और वांट के बीच में एक आता है फ्यूचर नीड। यहाँ पर जनरली मैं एक ऑडियंस को शेयर करना चाहता हूँ सर, एक होता है नीड, एक होता है वांट, इसके बीच में एक आता है फ्यूचर नीड। अब नीड और वांट में क्या डिफरेंस है? नीड है मेरी ज़रूरतें, वांट है मेरी चाहतें। और मैडम ये जो नीड आदमी का जब पूरा होता है ना, आदमी डायरेक्टली चाहत में घुस जाता है। लेकिन रूल कहता है वंस योर नीड इज़ फुलफिल्ड यू गेट इनटू फ्यूचर नीड। आज मेरी बेटी 11 साल की है, मुझे पता है कि 8 से 8 साल के बाद उसके एजुकेशन के पैसे लगेंगे। तो फ्रॉम वन नीड यू आर गेटिंग इनटू अ फ्यूचर नीड। अगर फ्यूचर नीड क्या कमी हो जाता है, फिर मैं आ जाता हूँ वांट के ऊपर। आप जो जंप कर जाते हैं ना फ्रॉम नीड टू वांट सर, वहाँ पर फ्यूचर नीड का गैप हो जाता है। फिर लोग ये तनाव में रहते हैं कि बेटी का एजुकेशन का है, बिटिया का शादी है, या वेकेशन है, घर बनाना है, उसके लिए हमने पैसे इकट्ठे नहीं किए, क्योंकि देयर इज अ जंपिंग फ्रॉम नीड टू वांट, एंड इन दैट एंटायर प्रोसेस एक जोन आता है, उसे बोलते हैं फ्यूचर नीड। और लोग तब जो अपनी प्लान नहीं करते ना, फिर वो ब्लेम करते हैं सरकार को, ब्लेम करते हैं ऊपर वाले को कि भगवान क्या ज़िंदगी दे रहा है। मैडम 15,000 रुपये जो कमाता है इंडिया में, वो भी अपना घर चला रहा है। 15 लाख जो कमाता है वो भी घर चला रहा है सर। तो हर आदमी को बोलते हैं ना कि अपनी लाइफस्टाइल अपनी इनकम के साथ चूज़ करनी है। पड़ोसी का 1.5 लाख रुपया ले रहा है इसलिए मैं ले रहा हूँ, तो फिर वो तो मेरी ब्लंडर है ना, क्योंकि मेरे बिल तो मुझे चुकाने पड़ेंगे। आपके हिसाब से कितनी सेविंग होनी चाहिए पर मंथ? मुझे लगता है कि एक जैसे थंब, एक 1 लाख अगर किसी की सैलरी है हाँ, तो कितना उसे सेव करना चाहिए? रूल कहता है कि 30% जो है ना, आप हमेशा कोशिश कीजिएगा कि अपनी इनकम का एटलीस्ट बचाने का, दैट्स अ रूल। 30%। अगेन वो इंडिविजुअल पे डिपेंड है। जिसकी पगार 5 करोड़ की है महीने की, वो शायद उसको 90% कर ले, और जिसकी 25,000 है वो 10% कर पाए। तो पर्सनल फाइनेंस में मैडम थंब रूल जो है ना, हर आदमी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये होना चाहिए। बट आप डिसाइड करते हैं कि आपका जो करंट सिचुएशन है, क्या उसे अलाउ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अगर मैडम मैंने जो पहली जॉब चालू की थी, मेरी पगार 23,000 रुपये थी। इफ़ माई सैलरी वॉज 23,000 रुपीज़, उसमें 7,000 का एजुकेशन लोन था, 4,000 का रेंट था। तो उस समय मुझे घर से पैसा मंगाना पड़ रहा था। तो अगर किसी व्यूअर ने सुन लिया होता कि 30% बचाना है, तो सर वो सिचुएशन ही नहीं है उसके पास बचाने लायक। देखो सर, मेरी बात हो रही थी, वो कह रहा है कि सर मैं जितना पैसा कमाता हूँ ना, उतना ही मेरे खर्चे हैं, तो मैं क्या करूँ? ये लॉजिकल है कि जितना मैं कमा रहा हूँ उतना ही खर्चे हैं। तो सर आप उसको क्या आंसर देंगे? तो मैंने बोला कि सर अपनी कमाई इनकम बढ़ाने की सोचो। और वो कह रहा है कि सर मेरी इनकम बढ़ ही नहीं सकती है। तो अब मैंने बोला कि अपने खर्चे कम करने की सोचो। वो खर्चे कहता है भी सर कम नहीं मेरे हो खर्चे सकते। भी कम नहीं हो सकते हैं। तो मैंने कहा कि मैडम जो आदमी सो रहा है ना, उसको तो मैं जगा सकता हूँ, और जो सोने की एक्टिंग कर रहा है ना, उसको मैं नहीं जगा सकता हूँ। मैडम अगर बोलते हैं ना, एक नवजोत सिंह सिद्धू कहते हैं ना, घी ना कढ़ाई बनाने चलो मिठाई। तो अगर हमारे पास घी भी नहीं है, कढ़ाई भी नहीं है, आप बोलेंगे सर मिठाई बना के दीजिए, तो सर मैं क्या, ब्रह्मांड में कोई भी फाइनेंशियल प्लानर या एक्सपर्ट आ जाए सर, आपको फाइनेंशियली कोई डिज़ाइन ही नहीं कर सकता है। यू हैव टू ब्रिंग समथिंग टू द टेबल ना मैडम। आप अगर मेरे को बोल रहे हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग कीजिए,
तो मैं तभी करूँगा जब आप मेरे को थोड़ा-सा कुछ सरप्लस देंगे, अपनी प्लानिंग देंगे, अपनी इनकम में बढ़ोतरी करेंगे। अगर आप वहीं कांस्टेंट हैं और आप कह रहे हैं कि देयर इज़ नो गैप, फिर हाउ डू आई टेक इट फॉरवर्ड? उसमें स्किल आगे कैसे सेट बढ़ा तो जाए? डेवलप करना ही स्किल सेट पड़ेगा। बढ़ना पड़ेगा, आप पार्ट टाइम कुछ काम कीजिए, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। अभी जो अगर करंट सिचुएशन से आपको बाहर निकलना है मैडम, जब हमने लाइफ शुरुआत किया था सर, आपने लाइफ शुरुआत किया था, उस समय जो आपकी इनकम थी, आज इनकम में फ़र्क है सर। आपने वहाँ सोचा ना कि सिचुएशन में नहीं रहना है। हम तब सिचुएशन तभी बाहर निकलते हैं जब हमको लगता है सिचुएशन में नहीं रहना है। वो घर पे जो पानी लीक करता है, वो पानी वाला घर नहीं चाहिए, तब आदमी दिमाग लगाता है कि क्या करना चाहिए। और तो अगर आप उस स्किल सेट से सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि सर हमारा तो ये रूल एप्लीकेबल नहीं है, तो रूल में आइए ना। जो कह रहा है कि मैं बचा ही नहीं सक रहा हूँ, जो व्यूअर कह रहे हैं कि बचा नहीं सक रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि सर आप उस रूल में आइए और क्या कर सकते हैं। जो हम 4 घंटे काम कर रहे हैं, क्या हम 8 घंटे कर सकते हैं? इसके लिए सैक्रिफाइस देना पड़ेगा। बोलते हैं ना, सक्सेस वांट सैक्रिफाइस। आप एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं? चाहे 4 घंटे की मेहनत कर लीजिए, अगर आप स्टूडेंट हैं तो 4 घंटे की ज़्यादा पढ़ाई कर लीजिए। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा आपकी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन को बाहर निकल के एक बेहतर भविष्य देने के लिए। अदरवाइज़ जैसा चल रहा है तो चल रहा है, उसको तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो जो आदमी बदलना चाहता है सर, जो आदमी अपग्रेड करना चाहता है, जो सोचता है कि जो अभी चल रहा है उस तरीके से लाइफ नहीं जमेगा, वो हमको एक नया डायरेक्शन दे सकता है और ये पॉडकास्ट के थ्रू हम उसको वैल्यू ऐड कर सकते हैं। जो ये चैलेंज कर रहा है कि सर मेरा तो जितना खर्चा उतना कमाई, मैं क्या करूँ 30% का, फिर चैलेंज वालों के लिए सर पॉडकास्ट क्रिएट नहीं होता है। लो पॉडकास्ट उन्हीं के लिए है जो आदमी सोचने के लिए, बदलाव के लिए तैयार है। तो दैट इज़ द थॉट प्रोसेस। एक बात मुझे बताइए कि एक आदमी है, जैसे आपने कहा बदलाव को एक्सेप्ट करो, अपने आप को उस ज़ोन में लाओ। वो सुबह 9 बजे ऑफिस के लिए निकलता है, 6, 7, 8 बजे नौकरी करके घर पहुंचता है और 1 सवा लाख, 1.5 लाख रुपए कमाता है। अब उस 1.5 लाख में उसे टैक्स भी देना है, तो हाथ पल्ले उसके 1 लाख आता है। उसको घर भी चलाना है, उसकी बीवी है, 2 बच्चे हैं, गाड़ी है, घर है, सब ईएमआई भी है। अब वो तो इतना ज़्यादा उस जो एनवायरनमेंट है उसमें फंसा पड़ा है, इट इज़ लॉक्ड। वो ऐसा क्या करे जो अपनी आमदनी बढ़ाए या खर्चे घटाए? खर्चे घट नहीं सकते। तो और उसके पास टाइम भी नहीं है, क्योंकि वो तो सुबह से बेचारा स्ट्रेस हो रहा है, रात को 7-8 बजे तो घर ही आता है वो। उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है? वो क्या करे? सर जनरली क्या कहते हैं कि अगर आप जॉब पे हैं और ये सिचुएशन में आप ट्रैप्ड हैं, सबसे पहले नियम ये कहता है कि पहले फाइंड इज देयर समबडी पेइंग बेटर फॉर योर करंट स्किल सेट। जैसे हम बोलते हैं ना कि स्विचिंग जॉब में हम बात करते हैं जॉब स्विच करने का, तो अगर आज मैं 1 लाख की पगार में काम कर रहा हूँ और मेरे को कोई बेटर अपॉर्चुनिटी आती है जहाँ पर कोई 30-40% हाइक दे, तो ये हमारे पास पहला ऑप्शन है। तो यू लुक आउट फॉर अपॉर्चुनिटी जो आपको आपके एमआरपी दे पाए, जो आपकी मार्केट की प्राइस है, दैट इज़ वन। सेकंड इज सर कॉर्पोरेट की दुनिया, क्योंकि मैंने खुद कॉर्पोरेट में जॉब किया है। आई वॉज अ कंस्टेंट स्टूडेंट। हमेशा कहते हैं कि सर अगर आप जॉब पे है ना सर, यू आर नेवर एन एम्प्लॉय, यू आर ए स्टूडेंट। अगर क्यों स्टूडेंट हैं? क्योंकि सर आपकी जो आज की स्किल सेट है ना, कल आपने रिवैम्प नहीं की, क्योंकि वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड विच चेंजिंग वेरी फास्ट। आज जो हम बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी की सर, आज जो हम बात कर रहे हैं मैनेजमेंट की, सब कुछ बदल गया है पिछले 20 साल में। जो मैंने मैडम 15 साल पहले, 16 साल पहले एमबीए किया था ना सर, आज उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो है, क्योंकि सिलेबस बदल गया है। आगे हम बात करते थे आउटडोर मार्केटिंग, इंडोर मार्केटिंग, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट डिजिटल मार्केटिंग। तो ये कहता है कि व्हेन यू आर एन एम्प्लॉय सर, ये रूल हमेशा फॉलो कीजिएगा, यू आर नेवर एन एम्प्लॉय, यू आर ऑलवेज अ स्टूडेंट। जैसे एक डॉक्टर कभी डॉक्टर नहीं होता, हमेशा स्टूडेंट होते हैं। आप देखिएगा एक 60 इयर्स डॉक्टर भी कहीं न कहीं रात को किताब खोल के पढ़ाई करते होंगे, जबकि वो वेल एस्टेब्लिश्ड हैं। उनको पता है कि अगर मेरे को नेक्स्ट ईयर रेलेवेंट रहना है ना, तो आई हैव टू बी अपडेटेड फॉर दिस। तो सेकंड थिंग इज़, कोई भी आपके फील्ड को रिलेटेड, फॉर एग्जांपल आप बीकॉम ग्रेजुएट हैं, तो आप कोई सीएफए का कोर्स कीजिए, कोई सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानिंग का कोर्स कीजिए, एनीथिंग व्हिच एड्स टू योर स्किल सेट सर, दैट द सेकंड ऑप्शन, राइट? थर्ड ऑप्शन इज़, आपके पास कुछ ऐसे स्किल्स हैं, क्योंकि बिकॉज़ वी आर लिविंग इन अ डिजिटल वर्ल्ड सर। अगर आपको कम्युनिकेशन इंग्लिश अच्छी आती है, आप कोई हैंडराइटिंग एक्सपर्ट हो, आज के डेट में सर बिकॉज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड पोस्ट कोविड सर, हमने देखा देयर इज़ एन अपसर्ज। लोग 99 रुपीज़ का कोर्स करके भी बहुत कुछ कर रहे हैं पार्ट टाइम बेसिस में, एंड यू डोंट नीड अ वीकेंड ऑफ डे फॉर दिस। तो अगर आपका कोई पैशन है, यू गेट इन टच विद सम डिजिटल मार्केटर। आप एक दिन आइए स्टूडियो में, अपना एक कोर्स क्रिएट कीजिए, आपको जो थीम आती है, अगर आपके पास स्किल सेट है तो दैट इज़ ऑल्सो। अगर आपको गिटार बजाना आता है, तो यू कैन हैव एन ऑनलाइन गिटार क्लास, यू कैन रिकॉर्ड 20 वीडियोज़ एंड दैट विल बी अ पैसिव इनकम फॉर यू। तो कुछ ना कुछ अपने कंफर्ट ज़ोन में, एग्जिस्टिंग ज़ोन से निकलना पड़ेगा, सो दैट यू गेट इनटू दैट ग्रुप। तो कहीं न कहीं ये डिसीजन मेकिंग आपकी है, क्योंकि आप स्ट्रक हो, तो बाहर निकलने में ये 3 ही ऑप्शन है। आइदर यू डू समथिंग व्हिच इज़ योर स्किल व्हिच कैन बी कमर्शियलाइज्ड, सेकंड इज़ यू लुक फॉर अ बेटर अपॉर्च्युनिटी, और थर्ड इज़ यू अपग्रेड योर करंट स्किल सेट फॉर द करंट जॉब, सो दैट यू गेट अपग्रेडेड एंड प्रमोटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये 3 ही तरीका है सर, चौथा तरीका मेरे नज़र में तो नहीं आ रहा है सर। मैं एक स्टॉक मार्केट ट्रेडर हूँ और अमूमन लोग जो स्टॉक मार्केट में हैं वो
लॉस में हैं, अब उसके कोई भी कारण हो सकते हैं, तो उनके लिए माइंडसेट को वो कैसे तैयार करें जो वो अपना इन्वेस्टमेंट की जर्नी या ट्रेडिंग की जर्नी में प्रॉफिट में आ सकें? सर ट्रेडिंग में ना जनरली हम कहते हैं कि 3 फैक्टर की ज़रूरत होती है। पहला फैक्टर होता है आपका समझ, दूसरा होता है समय और तीसरा होता है स्वयं। ये 3 कॉम्बिनेशन है सर। वन इज़ समझ, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको चार्ट समझना पड़ेगा। आपको ट्रेडिंग के जो डायनामिक्स हैं, चाहे वो गोबी थ्योरी हो, चाहे वो वेव थ्योरी हो या व्हाटएवर इट इज़, आपको उसके लिए पहले स्टूडेंट बनना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं ये जो वर्ड अर्न है ना, अर्न के पहले अगर आप एल लगाते हैं उसको बोलते हैं लर्न। तो जहाँ पर लर्न की कमी है ना सर, वहाँ पर अर्न की कमी होगी। तो कहते हैं कि पहले आप सरस्वती को अपने पास रखिए, फिर लक्ष्मी विल फॉलो। तो मोस्ट ऑफ द पीपल व्हाई दे डोंट हैव अ ग्रेट एक्सपीरियंस इन ट्रेड। अब जनरली आप देखेंगे बहुत जन कहते हैं मेरा शेयर में पैसा डूब गया, नुकसान हो गया। 90% सेबी का भी रिपोर्ट आई एम श्योर आपने देखा होगा, वो ये कहता है। क्यों कहता है? क्योंकि पहला कारण हो सकता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज, उसको बोलते हैं समझ। दूसरा है समय। समय इज इंपॉर्टेंट इज सर, बहुत जब हम बात करते हैं इन्वेस्टिंग की इन स्टॉक्स, ट्रेडिंग हैज अ डिफरेंट टॉपिक, इन्वेस्टिंग इज डिफरेंट टॉपिक। इन्वेस्टिंग हो या ट्रेडिंग हो सर, समय देना पड़ता है सर। पहले अगर आप बात करें, आप यूर एक्टिव ट्रेडर सर, आपको चार्ट को समझना पड़ता है, ग्राफ को देखना पड़ता है, पैटर्न को समझना पड़ता है। पैटर्न्स ना आपको सेंस दे देगा मार्केट का कि मार्केट की दिशा कहाँ है। कुछ कुछ चीज़ें ना सर आपको डेटा नहीं बताएगी, मार्केट का जो ग्राफ है ना वो आपको बता देगा कि मार्केट आज थोड़ा भारी लग रहा है कि हल्का लग रहा है। दैट कम्स विद एक्सपीरियंस। तो एक बहुत अच्छी कोटेशन वो कहते हैं, गुड डिसीजन विल कम फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस विल कम फ्रॉम बैड डिसीजन। तो ये एक्सपीरियंस जो है ना, बहुत सारी गलती करके एक आदमी उस फेज में पहुंचता है, राइट? तो दैट इज द सेकंड फैक्टर। स्वयं में सेल्फ कंट्रोल, डिसिप्लिन। सर आपने कहा कि आप 900 में एंट्री कीजिए, 95 का स्टॉप लॉस लगाइए। अब वो 95 आएगा ना तो अब स्टॉप लॉस नीचे कर देता है 93 का, उसको लगता है यहाँ से घूम जाएगा। तो ये जो तीसरा फैक्टर है ना सर, यहाँ पर 90% लोग हार जाते हैं। समझ भी है, समय भी दे देते हैं, कहीं ना कहीं वो जो बेसिक डिसिप्लिन की रिक्वायरमेंट है ना सर, वहाँ पर कमी आ जाती है, वहाँ पर लोग स्टक हो जाते हैं। तो जिस आदमी के पास ये टेम्परामेंटल कंट्रोल है ना सर, चाहे वो बिजनेस हो, सर बिकॉज आई वर्क एज अ स्टार्टअप मेंटर, आई एम संबलपुर के लिए, आई टू केयर ऑफ इंक्यूबेशन और किड टीबीआई के लिए। तो मुझे लगता है ये जो टेम्परामेंट है ना सर, ये टेम्परामेंट जो है ना ये विद इन डेवलप होता है सर। नॉलेज आप कोई कोर्स अटेंड करके ले सकते हैं, समय भी आप थोड़ा दे सकते हैं 1 साल, लेकिन ये जो टेम्परामेंट है ना आपके जो नर्वस सिस्टम में, वहाँ पर जो है ना, वहाँ पर आदमी मार खा जाता है। तो अभी मैं एक इवेंट कर रहा था बड़ौदा में, तो एक इन्वेस्टर ने मुझे बोला कि सर मैं इस फंड में डालूंगा तो कितना रिटर्न मिलेगा, म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहा था। तो मैंने बोला रिटर्न तो आप पे डिपेंड करेगा, क्योंकि पिछले 40 साल में जितना मार्केट ने रिटर्न दिया है उतना इन्वेस्टर ने नहीं बनाया। द काइंड ऑफ रिटर्न जो पिछले 40 साल में मार्केट ने दिया है, इन्वेस्टर ने उतना नहीं बनाया है। क्योंकि इन्वेस्टर हमेशा सेंसेक्स को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, जबकि उसको कंट्रोल अपने सेंसेस को करना है। तो सेंसेस में मार खा जाता है रेदर देन सेंसेक्स। तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना सर, वो हमेशा सेंसेक्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जबकि उसको कंट्रोल अपने सेंसेस को करना है। तो यू विल जनरेट सेंसेस बेस्ड रिटर्न। तो मार्केट का रिटर्न का फॉर्मूला इज वेरी क्लियर, 50% इज मार्केट, 50% इज बिहेवियर। ये जो 50% वाला ना, ये लोगों से छूट जाता है। दैट्स द रीज़न व्हाई पीपल डोंट हैव दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। तो आप जो कह रहे हैं ट्रेडिंग इज़ फैंटास्टिक इफ़ यू नो द प्रोसेस, जिसको तरीका पता है, डिसिप्लिन है, समझ है, समय है, देन इट इज़ वंडर। ये तीनों में से एक भी लिंक मिसिंग होगा ना, वहाँ पर एक्सपीरियंस गलत हो जाता है सर। चलिए अब एक क्विक क्वेश्चन कि आदमी क्या करे? देखो वो डेट ट्रैप और ये वो सब समाज में तो फंसा ही हुआ है। आज हम सोचें कि बच्चे को वो आईफोन नहीं दिलाएगा, वो एक बार को बच्चे को डांट देगा, बच्चा मान भी जाएगा, लेकिन बच्चा स्कूल जाएगा वहाँ उसे इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स होगा, बच्चा पढ़ने जाएगा वहाँ उसको तकलीफ होगी, शाम को खेलने जाएगा तो दूसरे का बच्चा अगर बड़ी गाड़ी में आ रहा है और आपका बच्चा स्कूटी पे या रैपिडो पे जा रहा है तो वहाँ उसको इन्फीरियॉरिटी, तो आपको खर्चे तो करने ही पड़ेंगे। अब क्या माइंडसेट होना चाहिए कि आमदनी बढ़े, खर्चा तो कम नहीं होने वाला, और इनफैक्ट खर्चा जैसे-जैसे बच्चे बढ़ते जाएँगे बढ़ना ही है, एब्सोल्युटली। टिल द टाइम दे आर नॉट इन जॉब। और जॉब होने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है। मान लो आप कमा रहे हैं 2 लाख रुपए, बच्चे को आज स्टार्टिंग सैलरी मिल रही है 20, 30, 40 हज़ार रुपए, तो वो मन मार के नौकरी तो कर रहा है, लेकिन उसे आपसे भी पॉकेट मनी चाहिए क्योंकि 30-40 हज़ार में उसका गुज़ारा ही नहीं हो रहा। करेक्ट। तो अब क्या करे आदमी कि उसको अपनी इनकम बढ़ाए, कैसा माइंडसेट डेवलप करे और क्या माइंडसेट होना चाहिए पैसे की आवक बढ़ाने के लिए? सर देखो, माइंडसेट तो हम बात करते हैं ग्रोथ माइंडसेट की, एट द एंड ऑफ द डे वही एक फंडामेंटल रीज़न है जो आपको हेल्प करेगा आपकी इनकम को ग्रो करने में। अब खाली ग्रोथ माइंडसेट से काम नहीं होगा सर, बोलते हैं ना कि पॉजिटिव थिंकिंग इज नॉट सक्सेस, पॉजिटिव थिंकिंग प्लस पॉजिटिव एक्शन इज सक्सेस।
तो थिंकिंग के पीछे एक्शन नहीं रहेगा तो सक्सेस नहीं आ पाएगा। सर देखो, अगर मेरा बेटा या बेटी कोई स्कूल में जा रहा है, किसी मोबाइल को देख के इन्फ्लुएंस हो जा रहा है, किसी को गाड़ी देख के हो जा रहा है, अगर ये हर चीज़ में इन्फ्लुएंस होता रहेगा और मेरे बजट अलाउ नहीं करेगी, तो ज़िंदगी भर ये चलता रहेगा सर। क्योंकि हर अमीर के सामने दूसरा आदमी गरीब दिखता है। जैसे आप मुकेश अंबानी साहब को पूछेंगे तो वो एलन मस्क के सामने उनको लगता है मैं छोटा हूँ। तो व्हेन यू ट्राई टू कंपेयर विद समबडी और ट्राई टू क्रिएट अ बेंचमार्क फॉर यू, यू गेट इनटू अ रॉन्ग ज़ोन सर। ये अपने आप में एक फंडामेंटल फ्लॉ है। मैं हमेशा हर निवेशक को कहता हूँ, सबसे पहले अगर आपको मनी मैनेजमेंट में स्ट्रांग बनना है ना, जो एक गलती आज के डेट में सब इन्वेस्टर कर रहे हैं, दे डोंट हैव अ रिकॉर्ड कीपिंग ऑफ देयर इनकम एंड एक्सपेंसेस। मुझे लगता है सबसे फंडामेंटल रूल है कि पहले ये बता लो कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। ये सबसे बड़ा जो आज के डेट में डाइवर्जेंस हो रहा है। सर आगे आप जो किराना शॉप में जाते थे मैडम, यूज टू टेक अ लिस्ट राइट कि ये 20 आइटम लेनी है। आप दुकान वाले को 20 आइटम देते थे लेने के लिए, तो वो कितना आइटम देता था? आपको 18 आइटम देता था। वो कहता था बहन जी ये 2 आइटम नहीं है, कल आके ले जाइए। आज आप 4 आइटम लेने के जाते हैं, लेके कितना आते हैं? 15-20। समझ रहे हैं? वी आर बिकम मोर डिसिप्लिन विद रिस्पेक्ट टू आवर स्पेंडिंग पैटर्न सर। तो अपने स्पेंडिंग पैटर्न में लोग बोलते हैं ना हमारा स्पेंडिंग कम नहीं हो सकता, कम हो सकता है सर। द डे यू स्टार्ट नोटिंग डाउन योर एक्सपेंसेस, वहाँ पर वो दिखेगी कमी। एंड आई देयर थिंक आर ये लीकेजेस। ऑनलाइन पेमेंट्स की वजह से भी ये एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं। एब्सोल्युटली मैम, यू आर 100% राइट। अगर कैश होता है तो वो खत्म होता है तो दिखता एब्सोल्युटली, है, लेकिन ऑनलाइन में पता ही नहीं चलता। एब्सोल्युटली। एक शायर कहते हैं मैडम, अगर आप अपने पैसे को ये नहीं बताएंगे तुझे जाना कहाँ है, तो कुछ समय बाद ये मत पूछना तू कहाँ चला गया। इफ़ यू डोंट टेल योर मनी वेयर टू गो, डोंट आस्क वेयर इट हैज़ गॉन। मैडम जब आप कैश पे करते हैं ना, जब आप 10,000 रुपये मॉल पे लेके जाते हैं, आप जो काउंट करते हैं ना, एक आवाज़ आता है कच्चर कच्चर कच्चर, ऐसे लगता है दिल का टुकड़ा दे रहे हैं। और जब वही पिन कार्ड से पे करते हैं ना, टूं टूं में उसमें उसमें फीलिंग नहीं आती। यू सी इज एब्सोल्युटली राइट कि वो जो डिजिटल पेमेंट है ना, सिविल दैट विल इंक्रीज। सर 350 की कॉफ़ी पीना अगर कोई कैश पे करे ना तो उसको भारी लगेगा, लेकिन वो स्कैन करके पे करना आसान लगता है। तो अगेन बिल्कुल दिस इज सही ऑल बात है। ह्यूमन साइकोलॉजी। तो मुझे लगता है कि सर द फर्स्ट होमवर्क दैट एवरी इन्वेस्टर डू इज maintain a record of their income and expenses in hard copy sir. That is the Japanese way of becoming financially fit. जापान में ये मंत्र फॉलो किया जाता है सर। दे फॉलो दिस वेरी बेसिक मंत्र सर। यू हैव टू हैव अ फिजिकल रिकॉर्ड, इज नॉट इलेक्ट्रॉनिक, ऑल थिंग इज फिजिकल रिकॉर्ड। दे मेंटेन अ डायरी। तो पता है कि कौन से बास्केट में कितना पैसा है। एंटरटेनमेंट के लिए कुछ बजट है, खाने के लिए कुछ बजट है, मोबाइल के लिए कुछ बजट है। जहाँ पर बजट मैच नहीं कर रहा है ना, दे पोस्टपोन इट। जब तक ये बजट डिफाइन नहीं होगा ना सर, तो फिर कभी किसी की गाड़ी बड़ी दिखेगी, कभी किसी का मोबाइल बड़ा दिखेगा, कभी किसी का घर दिखेगा सर। फिर वो अगर सबका हर चीज़ बड़ा दिख रहा है और मेरी उसमें कैपेसिटी नहीं है, या तो मैं उधार लूँगा या फिर घर में कलेश होंगे, इससे अलावा ऑप्शन नहीं है। तो दैट इज़ द ओनली चॉइस द इन्वेस्टर हैज़। मैं समझता हूँ काफ़ी कुछ ज्ञान मिला हमें आज धनंजय जी से। यदि आप और भी कुछ साइकोलॉजी ऑफ मनी के लिए समझना चाहते हैं, कुछ आपके सवाल हैं, कुछ ऐसा लगता है जिसमें आपको क्लैरिटी चाहिए, तो कमेंट्स में लिखिए। धनंजय या हमारी टीम में से कोई उसका जवाब देगा। और यदि आप चाहते हैं कि हम धनंजय जी को दोबारा बुलाएं और आपके सवालों के जवाब दोबारा से दें, तो कमेंट में लिखिए धनंजय और हम इन्हें दोबारा बुलाएंगे, दोबारा आमंत्रित करेंगे और इनके साथ एक दोबारा पॉडकास्ट करेंगे आपके सवालों के साथ। तो इसी आशा से कि डीप टॉक्स का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा, कृपया करके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें इस पॉडकास्ट को। और हम इसी आशा से कि आप सब लोगों को कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर मिला होगा, धन्यवाद देते हैं धनंजय जी का और इनके आने के लिए बहुत बहुत थैंक यू शुक्रिया। थैंक यू थैंक सो यू। मच।